नमस्ते, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग बात करेंगे पावर मैनेजमेंट आईसी के बारे में। तो ये जो मेन पावर आईसी होती है ये टिपिकली कर क्या रही है, होती क्या है। तो हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि जो भी सीपीयू बना रही है कंपनी, जब हम कोई भी कंपनी चाहे किसी की कंपनी के पास जाती है, क्वालकॉम के पास या मीडियाटेक के पास, कि भाई हमें आपका नेटवर्क की चीज़ें चाहिए। जैसे रियलमी कोई उसकी कोई जो कंपनी है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनी है, वो कोई सीपीयू जनरेट नहीं कर रही है। सीपीयू के लिए उसको जाना पड़ेगा किसी न किसी के पास। तो क्वालकॉम के पास गए तो क्वालकॉम अपनी पावर आईसी देता है, साथ में अपनी आरएफ देता है, नेटवर्क की जो मेन आईसी होती है। अब वो चाहे डब्ल्यूटीआर हो, चाहे एसडीआर हो, चाहे मीडियाटेक की कोई आईसी हो। मतलब ये होगी स्टोरी कि जो भी सीपीयू है उसी की ही आरएफ है, उसी की पावर है। तो अब पावर मैनेजमेंट का मेन काम जो पावर आईसी का है वो ये है कि सीपीयू को जो डिज़ायरेबल वोल्टेज हैं वो ही देने हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम सबको ये बात पता होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे वोल्टेज और एम्पेयर के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। ये हमारा 4.20 जो वोल्ट है और यहाँ पे हमारा एम्पेयर लिखा हुआ है। इस एम्पेयर से मेन जो जितने भी रिपेयरर्स मार्केट में हैं, जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो यही उनका सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक का टूल है। इसके ऊपर जो लोड चढ़ता है, यानी जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है, उसी को ये अंदाजे समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है फ़ोन में। तो एक पावर आईसी में जो वोल्टेज तो बन जाते हैं, जैसे कोई हम चार्जर लगा दें, मोबाइल का आपने लगा दिया है या किसी भी चीज़ का 12 वोल्ट का कोई चार्जर, तो उसके आउटपुट पे हमें 12 वोल्ट मिलेगा, लेकिन कंजम्पशन हमारा नहीं हो रहा है। वोल्टेज जनरेट हो जाने का मतलब ये नहीं है कि कंजम्पशन शुरू हो गया है। जब तक लोड नहीं जुड़ेगा तब तक वहाँ पे कोई हमारी रीडिंग बढ़नी नहीं है। तो अगर हम जैसे आईसी को हमें मीडियाटेक की आईसी 1.2 वाला वोल्टेज हमें मिल जाता है, वोल्टेज रेफरेंस के लिए जो वोल्टेज मिलता है बैटरी लगाने के बाद ही वो वोल्टेज हमें मिल गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे वोल्टेज तो पावर आईसी ने बना दिया है, लेकिन अभी भी कोई भी कंजम्पशन वहाँ पे शुरू नहीं हुआ है। जब तक कंजम्पशन नहीं शुरू होगा तब तक हम बता नहीं सकते। अब कंजम्पशन की प्रक्रिया क्या होती चाहिए, कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट होगी तो स्लो टू मीडियम, मीडियम टू हायर वोल्टेज के ऊपर वो पहुँचेगी। अगर वो कभी भी एकदम से फ्लक्चुएट कर रही है तो हमारा इशू यहीं से समझ में आ जाता है। कोई भी रिपेयरर जो देखता है फ़ोन को, अगर उसने देखा 200, 300, 400 की रीडिंग अगर एकदम से आ रही है तो उसका निगाह बड़ी जगहों पे तुरंत पहुंच जाता है कि भाई यहाँ पे ये इशू हो सकता है। तो इसके अंदर पावर मैनेजमेंट है। मान लीजिए जो बॉर्नियो में यहाँ पे इतनी अवेलेबल है, लेकिन क्या सारी पेड है? बहुत सारी कुछ ऐसी हैं जो चाइनीज़ फोरम पे हैं, अदर जगह पे हैं, वहाँ पे आप ख़रीद नहीं सकते। किसी इंस्टीट्यूट का एक प्राइवेट हिस्सा है वो आपको दिखा भी नहीं सकता। आप कैसे काम चलाओगे अपना? मान लीजिए अभी जो 7150, 6150 आ रही है, कुछ भी अता पता नहीं है, तो उससे आप सीक्वेंस को कैसे समझोगे? तो लोड के ज़रिए समझा जा सकता है। तो एक लोड को हम लोग समझते हैं हल्का सा, कि जो भी हमने जो ट्रिगर किया पावर की को, जब तब हमारा लोड जड़ना शुरू हो गया, एकदम जो शुरुआत का मामला है वो शुरू हो गया। तो अगर सीपीयू नहीं होता है, एमएमसी नहीं होती है, तो हमारा जो रीडिंग होती है वो 5, 6, 7 तक ही जाती है। 5, 6, 7 मैक्सिमम, बहुत है 8 चली जाएगी, इतना ही खींचेगी, इससे ऊपर नहीं जाने वाली। लेकिन अगर हम अब नॉर्मल बिहेवियर चेक कर लें कितना चल रहा है, तो यहाँ पे हमारी डीसी रीडिंग 0 थी, यानी एम्पेयर हमारा 0 था, हमने पावर की को ट्रिगर किया। यहाँ से लेके 10 तक अगर मामला जा रहा है तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हमारी पावर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर यही नहीं हो रहा है तो हम पहले पावर के ऊपर निगाह रखेंगे और पावर की को भी चेक कर लेंगे कि क्या पता पावर की हमारी ख़राब हो या सही तरह टच ना हुई हो, तब हम आगे हाथ बढ़ाएंगे। यहाँ के बाद यहाँ से 20 तक का जो मामला रहता है, ये बेस बैंड क्लॉक एक्टिवेट होने के लिए रहता है। बेस बैंड हमारा एक्टिवेट होता है यहाँ से, ठीक है। अब सीपीयू का एक बैरियर है। सारे फ़ोनों में जितने भी लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं, एक्स्ट्रा कोर, ज़्यादा कोर होने के बावजूद भी उन्होंने वोल्टेज कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन को कम ही रखा है। हमने जो शुरुआत के फ़ोन देखे हैं उनमें खाली सीपीयू को लोड देखा है 90 से 100 तक का, सिर्फ सीपीयू लगा हुआ है, कोई एमएमसी नहीं है। हमने पावर की ट्रिगर किया, वो यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। यहाँ तक का मतलब है ये वो बैरियर है कि सीपीयू ने इतना खा लिया है, अभी कोई काम करना शुरू नहीं किया है, सिर्फ सीपीयू एक्टिवेट हुआ है। जब एक्टिवेट हुआ है तो उसने सिर्फ इतना खाया है। 90 के बाद हमारा सारा जो डाटा रहता है वो एमएमसी में रहता है। अब वो एमएमसी से उस डाटा को मांगता है, बूट, जितना भी बूट की फाइलें होती हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे होने के बाद हार्डवेयर जो होता है उसके ऊपर सॉफ्टवेयर का कब्जा हो जाता है। अब सेट बंद नहीं हो सकता। 5 सेकंड 6 सेकंड का जो टाइम रहता है
उस टाइम में आपने पावर की दबाई, अगर वो उससे कम टाइम का ट्रिगर है तो सेट ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर वो टाइम पूरा कंप्लीट हो गया और ये सारे ट्रिगर होते चले गए, तब हार्डवेयर के ऊपर अब सॉफ्टवेयर का कब्जा हो गया। अब खटके को आप छोड़ भी दोगे तब भी वो बंद नहीं होने वाला है। अब एमएमसी पे जो यहाँ पे हमारा मामला था, उसने एमएमसी से मांगना शुरू कर दिया। एमएमसी ने क्या कहा, उसने आदेश दिया कि भाई हमको तुम दो। लेकिन एमएमसी अगर सीपीयू को देगी तो कभी ज़िंदगी में काम नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? अगर हम इस समय NVMe जो हमारे पास जो सबसे लेटेस्ट में चल रही है SSD का जो रूप है NVMe, अगर इससे भी हम CPU को देंगे तो भी ऐसा लगेगा कि कछुआ जो है चल रहा है। CPU की जो रिक्वायरमेंट है वो कछुए के बराबर इसके लिए है। तो इसका सारा डाटा हमें चाहिए किसके ऊपर? रैम के ऊपर। यानी अब हमारी 30 लगभग 90 से 30 हमारा मान सकते हैं, इतने हमारा कंजम्पशन हमारा मेमोरी का हो गया। तो अगर कभी भी हम देखते हैं 0.125 की सीरीज़ पे जैसे ही हम पहुंचते हैं, हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे एमएमसी का इशू आना शुरू हो गया है। एमएमसी के बाद जितना डाटा जा रहा है रैम के ऊपर, अब यहाँ से जैसे ही ऊपर ट्रिगर कर रहा है, अगर यहाँ पे फंस रहा है तो मतलब हमारा रैम का इशू शुरू हो गया। आप सैमसंग का डबल डेकर सीरीज़ में 0.14 जैसे ये 145 सीरीज़ 142 14 क्रॉस किया, आदमी को समझ में आ जाता है कि ये रैम का इशू शुरू, क्योंकि सारा डाटा जो है अब रैम को चाहिए था। जब रैम को मिल गया है तब धीरे धीरे करके सारी चीज़ें लोड होना शुरू हो जाएंगी। यही है आपका नॉर्मल सा तरीका। अगर एकदम से भागे तो इशू है, बिना पावर की दबाए कोई एम्पियर 13, 15, 20, 25 ले रहा है तो हमारी कहीं सेकेंडरी लाइन में कोई शॉर्टिंग आ रही है। आप निकालिए, देखिए रैम की सप्लाई में, EBI में किसी सप्लाई में, SDC सप्लाई में, अदर किसी में है, वहाँ पर आप चेक करना शुरू कर दीजिए। आप ऐसे केस में देखेंगे जहाँ पे आपको ऑटो शो मिल रहा है 13, 14, 15 की, 13, 15, 20 की अगर ऑटो मिल रही है, ऑटो यानी पावर की भी नहीं दबाई है, ऑटो इतनी ही एम्पियर हमारा आ रहा है, तो पावर की दबाने पे भी कुछ नहीं होने वाला है। तो ये है, अब इस सेकेंडरी में शॉर्टिंग है और ये सेट को ऑन नहीं होने देगी। अगर ये VPH की शॉर्टिंग होती तो सेट ऑन होता, क्योंकि ये इतना लोड CPU उसकी VPH के लिए कुछ नहीं है। समझ लिए छोटा सा एक LED बल्ब जल रहा है, VPH जितना लोड बर्दाश्त करने के लिए बना हुआ है, तो ये VPH की शॉर्टिंग है। और VPH का ऑन होने में अगर इतना से शॉर्ट से VPH को कुछ हो जाता तो सेट तो मर ही जाएगा। इतना कुछ नहीं होने वाला है इतने से। ये हमारी सेकेंडरी की और पावर IC शॉर्टिंग की वजह से पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पा रही है। पावर भी हो सकता है आपकी सही हो, CPU भी आपका सही हो, वाटर डैमेज की वजह से हुआ हो, कोई चीज़ किसी चीज़ का आपका फीडबैक की लाइन कोई कट गई हो, वहाँ पे आप चेक करना शुरू कर दीजिएगा। तो बोर्नियो में हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, कुछ बुद्धि से भी आपको लगाना पड़ेगा। तो इतना आपको कैसा लगा, क्या लगा, इसमें कुछ गलतियाँ हुई तो अपना फीडबैक आप दे सकते हैं। और इससे ज़्यादा डीपली चाहिए तो फिर हमारे पास है, हम आपको रिटर्न में इससे ज़्यादा डीप में देंगे। थैंक यू।